सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। After completion of polling in all states, the counting will take place on 11th March, Saturday. नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 7 चरणों में चुनाव होंगे। मणिपुर में 2 दौर में चुनाव होगा, जबकि बाकी 3 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही दौर में चुनाव कराया जाएगा। 11 मार्च को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही अब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, यानी सरकारों की ओर से लोक लुभावन फैसलों और ऐलान का वक्त अब खत्म। अब जीत के इरादों के साथ पार्टियों की ओर से चुनावी वादे करने का समय आ गया है। जनता किस पर एतबार करेगी, किस पर नहीं, ये 11 मार्च को सामने आएगा। वैसे इन चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों में कई खास इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि इस बार 100% वोटरों के पास वोटर आईडी कार्ड होगा। सभी मतदाताओं के पास फोटो वाली वोटर स्लिप होगी। एक खास ऐलान यह है कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उम्मीदवारों की फोटो भी होगी, यानी मतदाता वोट डालने से पहले ये तसल्ली कर पाएंगे कि वो किस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। अभी तक ईवीएम में सिर्फ उम्मीदवारों के चुनाव निशान होते थे। ऐसे में वो उम्मीदवार जिनकी छवि साफ हो, जिन्होंने काफी काम भी किया हो, लेकिन जिनके पास किसी बड़ी पार्टी का चुनाव निशान ना हो, वो नुकसान में रहा करते थे, क्योंकि अक्सर मतदाता उम्मीदवार के बजाय चुनाव निशानों के आधार पर वोट डाला करते थे। अब मतदाता अपना वोट डालने से पहले उम्मीदवार की तस्वीर भी देख सकते हैं और उसके काम के आधार पर वोट डाल सकते हैं। केंद्र सरकार की ई गवर्नेंस की तर्ज पर चुनाव आयोग ने भी इस बार पोस्ट बैलेट की जगह ई वोटिंग का प्रावधान रखा है। चुनाव के काम में लगे अफसरों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मी अब ई वोटिंग से अपना चुनाव कर पाएंगे। इस बार चुनाव आयोग ने उस कैबिन की ऊंचाई बढ़ा दी है जिसमें ईवीएम रखी होती है और उम्मीदवार वोट डालने जाते हैं। वोट डालने जाने वाले विकलांगों के लिए खास इंतजाम है। हर मतदान केंद्र के बाहर ऐसे पोस्टर लगाए जाएंगे जिसमें मतदाताओं के लिए निर्देश होंगे कि वो वोट डालते वक्त क्या करें और क्या न करें। नामांकन पत्र पर भी उम्मीदवार की तस्वीर लगानी होगी। कुछ इलाकों में महिलाओं और पुरुषों के लिए मतदान केंद्र अलग अलग बनाए जाएंगे। इन सब इंतजामों के अलावा पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया जाएगा। सुरक्षा बलों को निश्चित समय पर उनकी जगह पहुंचाने के हिसाब से चुनाव की तारीखें तय की गई हैं। एक नजर डालते हैं पूरे चुनाव कार्यक्रम पर। सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। फेज 1 में डेट ऑफ पोल 11 फरवरी, फेज 2 में 67 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज 67 और यहाँ पर पोल 15 फरवरी, फेज 3 में 69 कंस्टिट्यूएंसीज, डेट ऑफ पोल 19 फरवरी। तो फेज 4 में 53 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 53 कंस्टिट्यूएंसीज हैं और इसमें 12 जिले शामिल हैं। इसकी डेट ऑफ पोल 23 फरवरी। फेज 5 में 52 कंस्टिट्यूएंसीज हैं और इसमें 11 जिले हैं और इसकी जो पोलिंग की तिथि है वो 27 फरवरी। फेज 6 में 49 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 7 जिले शामिल हैं और यहाँ पर पोल 4 मार्च को किए जाएंगे। फेज 7 40 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें जिले 7 शामिल हैं और इसका पोल 8 मार्च को संपन्न किया जाएगा। आधा अधूरा कुछ मत करना। पंजाब राज्य में चुनाव 4 फरवरी 2017 शनिवार के दिन। इलेक्शन टू ऑल 117 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज विल बी हेल्ड इन सिंगल फेज। उत्तराखंड 70 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, सिंगल फेज में पोल 15 फरवरी को होगा। मणिपुर में कुल
60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं और यहाँ पर चुनाव 2 फेज में कराया जाएगा। दी फेज 1 ऑफ मणिपुर विल कंप्राइज ऑफ 38 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज एंड डेट ऑफ पोल ऑफ फर्स्ट फेज इज 4th March. 8th March is the date of poll for second phase, 22 assembly constituencies. गोवा में 40 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज का चुनाव सिंगल फेज में होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोलिंग इन ऑल स्टेट्स, द काउंटिंग विल टेक प्लेस ऑन 11th March, Saturday. एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो नीलकंठ की आवाजें वो लखनऊ तक नहीं पहुंची। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इन्हें एक तरफा अपना वोट बीएसपी को ही देना है। एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर किसी राज्य में है तो वो है उत्तर प्रदेश। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के अंदर उठापटक से राज्य की राजनीति वैसे भी काफी रोमांचक हो चुकी है। समाजवादी पार्टी में 2 खेमे हो चुके हैं। एक की अगुवाई कर रहे हैं राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव और दूसरे की अगुवाई कर रहे हैं उन्हें पटकनी देने में लगे उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव। ताजा स्थिति यह है कि अखिलेश गुट मुलायम गुट पर भारी पड़ रहा है और समझौते की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। लगभग पूरी पार्टी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ खड़ी हो चुकी है। एक आपात अधिवेशन में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का भी ऐलान हो चुका है। मुलायम को सिर्फ आदर सम्मान के साथ रहनुमा बताया गया है। हालांकि मुलायम इस रहनुमाई के लिए तैयार नहीं है। वो सक्रिय राजनीति में रहना चाहते हैं। बेटे से भिड़ने में पीछे नहीं हट रहे। भाई शिवपाल यादव लगातार उनके साथ हैं। अपने लेफ्टिनेंट अमर सिंह को छोड़ने को वो तैयार नहीं और दावा कर रहे हैं कि असली समाजवादी पार्टी उनकी ही है, वो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव चिन्ह साइकिल भी उन्हें ही मिलना चाहिए। इसे लेकर वो चुनाव आयोग में अपनी दलील पेश कर चुके हैं। उधर अखिलेश गुट की ओर से उनके चाचा राम गोपाल दिल्ली में मोर्चा थामे हुए हैं। पार्टी और साइकिल पर दावे को लेकर वो भी चुनाव आयोग जा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी पार्टी के एक और दिग्गज आजम खान दोनों पक्षों के बीच सुलह सफाई की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव अपने पिता को पूरा सम्मान तो दे रहे हैं लेकिन पार्टी की कमान उन्हें देने को तैयार नहीं है। सपा में ताजा घमासान के बाद अखिलेश ने पहला बयान ये दिया है। नेताजी ने मुझे मौका दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना काम किया है और जमीन पर उतार कर दिखाया। लोगों को भरोसा है इस बात का कि ये समाजवादी काम करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब काम दिया है, काम किया है और अब तो हम ये कहते हैं कि काम भी बोलता है समाजवादियों का। समाजवादी पार्टी में इस खींचतान से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी और बीएसपी को होने जा रहा है और अगर समाजवादी पार्टी औपचारिक तौर पर टूट जाती है तो मुस्लिम वोट बीएसपी की तरफ जाने की पूरी संभावना है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसी लिहाज से टिकट भी बांटे हैं और 403 में से लगभग 1/4 यानी 97 टिकट मुस्लिमों को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कि धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय के आधार पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए, मायावती ने मुस्लिम समुदाय से कहा है कि बीजेपी को सबसे कड़ी टक्कर बीएसपी ही दे सकती है, लिहाजा वो बीएसपी के उम्मीदवारों को ही वोट दें। मायावती को दलित और मुस्लिम वोटों के गणित पर पूरा भरोसा है। अब इस चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इन्हें एक तरफा अपना वोट बीएसपी को ही देना है, जिनको प्रदेश की हर विधानसभा की सीट पर अकेले ही दलितों का लगभग 22 व 23% वोट जरूर मिलेगा और साथ ही मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में तो अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहां बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव जरूर जीत जाएंगे, बशर्ते यदि मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों को व कांग्रेस पार्टी को भी देकर बांटे ना।
उधर बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला हुआ है और मोदी अब तक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के तहत 6 सभाएं यूपी में कर चुके हैं। आगे भी उनका ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम राज्य में रखा गया है। बीजेपी 14 साल से यूपी में सत्ता से बाहर है। राजनाथ सिंह बीजेपी के राज्य में आखिरी मुख्यमंत्री रहे। इस बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को पेश नहीं किया है और वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी को लगता है कि यूपी की सियासत में उसका 14 साल का वनवास खत्म होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने 14 साल के इस दौर को अपनी सभा में दूसरी तरह से पेश किया। 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है, विकास का वनवास हो गया है। विकास आया नहीं भाइयों बहनों, हमें उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना पड़ेगा। उधर कांग्रेस को उम्मीद है राहुल गांधी की किसान यात्राओं से। राहुल गांधी इन यात्राओं के तहत 26 दिन के अंदर राज्य के 48 जिलों के 141 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। 3500 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान उनकी खाट सभाएं काफी चर्चा में रहीं। कांग्रेस जाति संप्रदाय से ज्यादा किसानों की बदहाली को ज्यादा बड़ा मुद्दा बना रही है। राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर वो वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का नाम पेश कर चुकी है। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शीला दीक्षित को प्रशासन अनुभव भी काफी है, लेकिन यूपी की बहू के तौर पर क्या वो राज्य की जनता के दिल में अपनी जगह बना पाएंगी, इसमें अभी शक है। राज्य विधानसभा की जो ताजा स्थिति है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 229 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत में रही और पूरे 5 साल अखिलेश यादव ने कामकाज किया। बीएसपी के पास 80 सीटें रहीं, बीजेपी के पास 40, कांग्रेस के पास 28, राष्ट्रीय लोक दल की 8, पीस पार्टी की 4, कौमी एकता दल के पास 2, एनसीपी के पास 1, अपना दल के पास 1, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के पास 1 सीट रही। 6 सीटें निर्दलियों के पास रहीं और 2 सीटें खाली हैं। लेकिन इन चुनावों में ये स्थिति काफी हद तक बदल जाने की संभावना दिख रही है। वैसे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी अगर लोकसभा चुनावों को एक पैमाना माने तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा करना चाहिए। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत हासिल की थी। इन 71 लोकसभा सीटों के अंदर 328 विधानसभा सीटें आती हैं, यानी करीब 81%। लेकिन 2 साल पहले नरेंद्र मोदी की जो हवा थी वो अब कितनी रह गई है, इस पर अटकलें लगाई जा सकती हैं। दूसरी खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने अपने खिलाफ सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी लहर को ताजा सियासी दांवपेच से कुछ कम कर दिया है। जिस तरह से बीते कुछ अरसे में नए आत्मविश्वास के साथ वो जनता के सामने आए हैं और सत्ता के आखिरी 2 सालों में विकास के कामों को तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे उनकी छवि निखर कर सामने आई है और इसी का नतीजा है कि वो अपने पिता से किसी समझौते को तैयार नहीं दिख रहे। देखिए कमाल खान की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पद के रूप में मैं अखिलेश यादव ईश्वर के सबल नेताओं की जो उस रोज बाप ने अपना ताज बेटे को बिना मांगे सौंप दिया था। आज बाप के घर के बाहर तमाशबीनों की भीड़ लगती है ये पता करने को कि बाप बेटे एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे या नहीं। सुलह की कोशिशें नाकाम रहने से लोग मायूस हैं। जब शरीर में दर्द होता है तो जिसको दर्द होता है वो महसूस करता है, दर्द कभी दिखाई नहीं पड़ता है। हमने अभी कहा कि किसी भी एज ग्रुप का हमारा कार्यकर्ता नेता, हर व्यक्ति दुखी है। मुलायम सिंह के बंगले पे उनके करीबी लोगों की गाड़ियां सारे दिन आती रहती हैं। कुछ लोग अंदर आते हैं, कुछ बाहर जाते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं। सारे दिन मीटिंग चलती रहती है। हर मूवमेंट के साथ लोगों में यह आस बंधती है कि शायद सुलह की कोई गुंजाइश पैदा हुई है। इन उदास मौसमों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहार की उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है। हमें उम्मीद है कि अंतिम ओवर चल रहा है, फैसला होने वाला है। अभी अंतिम गेंद पे छक्का मार करके पार्टी को एक सिंबल से चुनाव लड़ा जाएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 2017 में। लेकिन तमाम ऐसे भी हैं जिन्हें लगने लगा है कि इस थोपी हुई जंग में सिर्फ लड़ने का ही रास्ता बचा है। कि राह में खतरे बहुत हैं, ठहरता कौन है, मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है, तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं तो क्या, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है।
इस जंग में एक बाप है जिसने बेटे को अपना ताज तोहफे में दिया था और दूसरा बेटा है जिसने 4.5 साल तक बाप की किसी भी तल्ख बात पे पलट के जवाब नहीं दिया। इसलिए दोनों तरफ से जो लोग उन्हें जंग के मैदान में आमने सामने लाने में कामयाब रहे हैं, जाहिर है कि इस हुनर में उनका कोई सानी नहीं होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब यूपी के ताज़ा राजनीतिक हालात पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। कमाल, जो स्थिति अब नजर आ रही है बाप बेटे के बीच, क्या हम माने कि बाकी जो पार्टियां हैं उनकी स्थिति इस अंदरूनी लड़ाई के, समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई के कारण, क्या उनकी स्थिति इंप्रूव कर जाएगी बाकी पार्टियों की? देखिए, अभी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जो बंटवारा होता है वो किस तरह होता है। मुलायम सिंह क्या कुछ एग्रेसिवली कैंपेन करने के लिए अखिलेश यादव के खिलाफ उतरते हैं, नहीं उतरते हैं? कांग्रेस आरएलडी का अलायंस होता है, नहीं होता है? क्या माहौल बनता है? लेकिन बहरहाल ये सच है कि अगर समाजवादी पार्टी एक रहेगी, उसमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और तमाम पुराने लोग और नए लोग जिनका पार्टी में बड़ा योगदान रहा है, वो अगर साथ रहेंगे तो बड़ी ताकत रहेगी, वरना दूसरे दलों के आगे उसकी ताकत छोटी पड़ सकती है। जी, और अभी जो स्थिति है आप जैसा बता रहे हैं, तो इसमें क्या हम ये समझें कि जो मजबूत खेमा है, अखिलेश का खेमा है, क्या हम ये समझें कि वो खेमा समाजवादी पार्टी का वर्सेस बीएसपी वर्सेस बीजेपी, ये त्रिकोणीय संघर्ष अभी लग रहा है या फिर कुछ और? नहीं, अभी तो यही लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव पार्टी तोड़ते हैं या मुलायम सिंह और अखिलेश मिलकर तय करते हैं कि साथ नहीं रह सकते, दो पार्टियां बनेंगी, तो अभी जितने एमएलएज हैं उनमें से ज्यादातर अखिलेश यादव के साथ में हैं। बहुत सारे पुराने नेता जो मुलायम सिंह के साथ थे वो भी उनका साथ छोड़ के अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं। उसकी वजह अलग हो सकती है, शायद उन्हें अखिलेश यादव में अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा होगा, भले इस वजह से गए हों। लेकिन जिस तरह पार्टी उनके साथ है उससे यही लगता है कि जो लड़ाई होगी वो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ में होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका कमाल इस पूरी बातचीत के लिए, और तस्वीर जो है कुछ दिन में और भी साफ हो जाएगी। और अब अगला राज्य। मुकाबला किससे होगा? किसी से भी नहीं। कितनी सीटें जीतेंगे? 3/4 तो जीत जाएंगे। पंजाब के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की कि बहुत बेसब्री से लोग अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार को लाना चाहते हैं ताकि उनको नशे से और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। और हम इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पंजाब विधानसभा के लिए सभी 117 सीटों पर एक ही दिन 4 फरवरी को मतदान होगा। राज्य में अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के सामने इस बार सत्ता विरोधी लहर एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। पंजाब में इस बार खास बात यह है कि अकाली बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ इस बार मैदान में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों की जीत को पंजाब में दोहराने का दावा कर रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ बादल परिवार की मनमानी, भ्रष्टाचार और राज्य में फैली नशे की समस्या को एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया है। लेकिन कुछ महीने पहले तक पंजाब में आपकी जो लहर दिखी थी, हाल के कुछ दिनों में वो घटती दिखी है। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। उधर कांग्रेस, जो शुरुआती दौर में कमजोर प्रतिद्वंदी दिख रही थी, समय के साथ साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस को राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का विश्वास है। 2013 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में लगातार हार के बाद कांग्रेस सिर्फ कर्नाटक में ही जीत हासिल कर पाई थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि पंजाब में जीत उसकी लगातार हार के सिलसिले को तोड़ेगी। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनावी रणनीति बनाने की पूरी आजादी दी है। अब देखना यह है कि क्या अमरिंदर इस बार पंजाब के कैप्टन बन पाएंगे या नहीं। उधर पंजाब में लगातार 10 साल से सत्तारूढ़ अकाली बीजेपी गठबंधन के सामने इस बार एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर एक बड़ी चुनौती रहेगी। राज्य की बादल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। राज्य में बीते कुछ सालों में नशे की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि उसका खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ सकता है।
अकाली दल की सहयोगी बीजेपी हो सकता है पंजाब के नतीजों से बहुत चिंतित ना हो। बीजेपी का ज्यादा ध्यान यूपी पर लगा है और अगर पंजाब में हार हुई तो उसका ठीकरा वो अपनी सहयोगी अकाली दल के सिर फोड़ सकती है। बीजेपी के लिए परेशानी की बात तभी ज्यादा होगी जब उत्तर प्रदेश भी उसके हाथ न लगे और पंजाब में उसके गठबंधन का सफाया हो जाए। इसके बावजूद 2019 आने तक बीजेपी के पास काफी समय रहेगा, लेकिन पंजाब में हार राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली का टिकट छीन सकती है। वैसे एक नजर पंजाब विधानसभा की ताजा स्थिति पर डाल लेते हैं। राज्य में 117 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से शिरोमणि अकाली दल के पास 59, बीजेपी के पास 12, कांग्रेस के पास 42, निर्दलीय के पास 1 सीट है और 3 सीटें खाली हैं। राज्य में अकाली बीजेपी सरकार पर आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं। उसे आशंका है कि विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी कराई जा सकती है। यही वजह है कि उसने कहा है कि राज्यों में ज्यादा से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। उधर कांग्रेस का मानना है कि राज्य में एक ही दौर में चुनाव होने से गुंडे बदमाशों को गड़बड़ी फैलाने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। पटियाला सीट पर इस बार जनरल बनाम कैप्टन मुकाबला देखने को मिलेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और पटियाला की पूर्व रियासत के महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी में है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके जनरल जे सिंह पिछले दिनों कई अहम मौकों पर बादल पिता पुत्र के इर्द गिर्द नजर आ चुके हैं। कैप्टन के खिलाफ जनरल को लड़ाकर अकाली दल पटियाला के किले में सेंध लगाने की फिराक में है। मैं हम जाऊंगा, देखूंगा, वो तो बहुत फैसला करेंगे भाई उन्होंने कितना कुछ किया है और कितना हो करना है किसी या डेफिशिएंसी किया वो बारे में ज्ञान तां मिलेगा जब मैं देखूंगा। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी भविष्य को लेकर सस्पेंस भी जल्द खत्म होने वाला है। जुलाई में राज्यसभा और बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू पहले आम आदमी पार्टी से मोल भाव करते रहे और बात नहीं बनी तो कांग्रेस से रिश्ता पक्का कर लिया। कांग्रेस के रणनीतिकार पूरे गाजे बाजे के साथ सिद्धू को पार्टी में शामिल करने की तैयारी में जुटे हैं ताकि युवाओं में उनकी लोकप्रियता को पूरी तरह भुनाया जा सके। अब ये बात लगभग तय हो चुकी है कि सिद्धू राज्य की सियासत में पैर जमाना चाहते हैं। संसद में जाने की उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी जी और कैप्टन अमरिंदर उनके लिए ऑलरेडी एक आइटनरी बना रहे हैं। रेगुलर उनकी मीटिंग्स चल रही हैं पिछले 10-15 दिन से। तो जो स्ट्रैटेजी उनके बन रही है उसके हिसाब से अब इलेक्शन अनाउंस हो गई है तो मेरे हिसाब से जल्द उनका जैसे ही प्रोग्राम बनेगा वो आ जाएंगे। नहीं, वो विधानसभा ही लड़ेंगे। विधानसभा अपनी अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे। उत्तर भारत में कांग्रेस की वापसी की उम्मीद कैप्टन अमरिंदर सिंह पर टिकी है। पार्टी प्रशांत किशोर से लेकर सिद्धू तक हर नुस्खा आजमा रही है, लेकिन अंदरूनी कलह हाईकमान के लिए बड़ा सिरदर्द है। पार्टी अभी तक अपने 40 उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है, जहां टिकट के 1 से ज्यादा दावेदार हैं। कोशिश दावेदारों को समझा बुझाकर शांत करने के बाद टिकट का ऐलान करने की हो रही है ताकि बाद में बागियों से न जूझना पड़े। 2012 का चुनाव कांग्रेस जीतते जीतते हार गई थी और बागी हार की बड़ी वजह बने थे। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब के वोटर किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे सर, और आप क्या करना चाहेंगे सर? अपना भविष्य, लोगों की नौकरी है, 90 लाख बच्चे हैं जिनकी नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, एग्रीकल्चर ख़त्म हो गई, किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं। सारे इश्यूज हैं जो सामने आएंगे लोगों के। आपका मुकाबला किससे है सर, अकाली से या आपसे? आप डाउन जा रही है, अकाली दल तो और बीजेपी तो बिल्कुल ही डाउन है और आम आदमी नंबर 2 पे डाउन जा रहे हैं। ये तो एक टाइम एक माहौल बना था 2014 में। 2014 में मोदी लहर के बावजूद पंजाब में अकाली बीजेपी गठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर 5 बार के मुख्यमंत्री पर दाव लगा रही है, जबकि चुनावी गणित में माहिर उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल 94 में से 89 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। 2012 में 19 विधायकों से 12 सीटों पर सिमट चुकी बीजेपी नोटबंदी के बाद शहरी इलाकों में नफे नुकसान का मंथन करने के बाद ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। अगली सरकार किसकी बनेगी, ये काफी कुछ बीजेपी के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा।
है जी, मुकाबला किससे होगा? किसी से भी नहीं, किसी से नहीं। कितनी सीटें जीतेंगे? 3/4 तो जीत जाएंगे, 3/4। पंजाब के वोटरों ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की लाज बचाई थी। पार्टी को लगता है कि दिल्ली के बाहर सबसे पहले पंजाब में ही उसकी सरकार बन सकती है। हालांकि टिकटों के बंटवारे से लेकर सिख भावना आहत करने के विवाद के बाद आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे जरूर आया है, लेकिन पार्टी पंजाब के ग्रामीण इलाकों में पकड़ बनाने में कामयाब रही है। बादल सरकार के खिलाफ गुस्से को कैश कराने में भी कांग्रेस से ज्यादा कामयाबी आपको मिली है। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी काडर में नाराजगी अभी तक दूर नहीं हो पाई है। इसलिए केजरीवाल खुद चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। पंजाब के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की कि बहुत बेसब्री से लोग अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार को लाना चाहते हैं ताकि उनको नशे से और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। अकाली दल अपने 10 साल के कामकाज और विकास के नाम पर वोट मांग रहा है, लेकिन अपने कोर पंथिक वोट बैंक को भी मनाने की पुरजोर कोशिश चल रही है। पटना साहिब के जलसे में सिख श्रद्धालुओं के लिए शाही इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आप और कांग्रेस बादल सरकार के राज में भ्रष्टाचार और धक्केशाही को मुद्दा बना रहे हैं। हरियाणा से पानी का विवाद, ड्रग्स की समस्या और किसानों के कर्ज पर भी खूब बोल बचन चुनाव प्रचार के दौरान सुनाई पड़ेंगे। पंजाब में ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। एक मजबूत गैर अकाली गैर कांग्रेसी विकल्प जनता के सामने है। अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए करो या मरो वाली हालत है, जबकि 10 साल से सत्ता पर काबिज अकाली दल बीजेपी गठबंधन को सत्ता विरोधी लहर से जूझना पड़ेगा। चंडीगढ़ से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। और सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ का। आनंद पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, चमक जो है आम आदमी पार्टी की वहां पर पंजाब में कमजोर पड़ी है, तो क्या वो एक सरकार बनाने की स्थिति वाली पार्टी हो सकती है, उस तरह की फाइट दे सकती है, या फिर सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनकर पंजाब में रह जाएगी? नहीं, देखिए, बिल्कुल एक बहुत मजबूत विकल्प है आम आदमी पार्टी, और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो वोट काटने वाली पार्टी बनके रह जाएगी। काफी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी की जो तैयारी है वो बहुत मुकम्मल है। काफी वक्त से उसके जो बड़े लीडर हैं वो यहाँ डेरा डाले हुए हैं। उनके जो तमाम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं वो गांव तक पहुंच चुके हैं, और यही वजह है कि उनकी जो पकड़ है ग्रामीण इलाकों में वो बहुत मजबूत है। खासकर मालवा का जो इलाका है जहाँ पे 77 सीटें हैं, वहाँ पे सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी है वहाँ पे तो वो आम आदमी पार्टी है। काफी कुछ निर्भर करेगा कि कांग्रेस जो अपनी टिकटें हैं वो किस तरह से देती है, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव रहा कांग्रेस का 2012 का, बागियों की वजह से हारी थी, और यही वजह है कि अभी तक 40 सीटें कांग्रेस नहीं अनाउंस कर पाई है, जबकि आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल अपनी अपनी सीटें ज्यादातर अनाउंस कर चुके हैं। तो ये बहुत दिलचस्प तिकोना मुकाबला होगा। जनता के पास एक तीसरा विकल्प है। अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए वो अकाली या कांग्रेसी हुए, तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। विकल्प जितने हो जनता के पास उतना अच्छा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं।